नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ हम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो रिलेटेड है झारखंड में जलवायु संबंधी तथ्य से, झारखंड में जलवायु परिवर्तन से, झारखंड में प्रदूषण से। ठीक है, अगर आप लोगों ने इन सारे टॉपिक का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेंगे, वहाँ से हमारे वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू को लगाए। मैं 100% कहता हूँ कि आपसे सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कम समय में अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, एक अधिकारी बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं जो जेपीएससी सिलेबस पे बेस्ड है। ठीक है, बहुत उम्दा तरीक़ों से बनाया हुआ नोट्स है और पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा है। अगर आप चाहते हैं तो आप मेरा नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास समय की कमी होती होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी बनाने जाइएगा नोट्स तो 2-4 महीने लग जाएंगे, इसलिए आप मेरा नोट्स ले सकते हैं और अपना जो तैयारी है उसको बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो एमसीक्यू है ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, या फिर आने वाला जो एग्जाम है दरोगा हो, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे जेपीएससी में इससे 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बहुत ईजी चैप्टर है, अगर आप एक बार देख लेते हैं ना तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपका 7 नंबर कहीं नहीं गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि पर्यावरण से हमेशा इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कितने इजी क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था पर्यावरण के घटक जैविक भी हैं, अजैविक भी हैं और अपघटक भी हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, दूसरा देखिए निम्न में से कौन अजैविक घटक है। अजैविक घटक मतलब जिनमें प्राण ना हो, जो सजीव ना हो, तो बताइए कौन से हैं। तो ये जल, हवा और चट्टान सारे अजैविक घटक हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर ए, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन पर्यावरण का जैविक घटक है। जैविक घटक मतलब जो सजीव है, तो बताइए कौन सा है इसमें जैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक नहीं है, पूछ रहा है नहीं है, थोड़ा इस पर ध्यान रखिएगा। बहुत हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है ना जब क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो इंसान नहीं पढ़ना ही छोड़ देता है। ठीक है, वो नहीं पे ध्यान ही नहीं देता, और क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते हैं। तो आप, मैं बोलूँगा कि अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में है तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़े। ठीक है, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े और फिर उसके बाद आंसर लगाएं। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा गया है कि जैविक घटक नहीं है। कौन नहीं है जैविक घटक, मतलब जैविक घटक कौन, जिसमें सजीव हो। ठीक है, तो अब देखिए कौन सा है, तो ये देखिए ये जैविक घटक नहीं है, क्योंकि ताप में जीव नहीं होता। ठीक है, वो सजीव नहीं होते। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ताप। ठीक है, जैविक घटक कौन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अप्राकृतिक या मानवाकृत पर्यावरण के उदाहरण है। ठीक बताइए, मानवकृत पर्यावरण के उदाहरण। तो मानवकृत क्यों, कौन सा है, तो मानव नगरीकरण करता है। ठीक है, रोड बनाता है, लेकिन पहाड़ मानव थोड़े बनाता है। ठीक है, तो पहाड़ नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, रोड एवं नगरीकरण मानवकृत पर्यावरण के उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण के कारण है। बताइए, वायु प्रदूषण के कारण शीशा भी है। ठीक है, जब आप वाहन के से जो धुआं निकलता है उसमें शीशा भी रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहता है और सल्फर भी रहता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एयर पोल्यूशन के कारण है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ठीक, मैंने एयर पोल्यूशन और सारे पोल्यूशन को अच्छे से पढ़ाया, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मेरा वीडियो जाकर देखिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ लगाइए एमसीक्यू, 100% पूरे एमसीक्यू सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य 20 हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। ठीक है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है वो मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो आप आराम से कर पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिन में 10 डेसिमल तथा रात में 35 डेसिमल तक की ध्वनि मानवीय स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बताई है। ठीक है, तो दिन में कितनी, तो दिन में 45। ठीक है, दिन में 45 डेसिमल और रात में 35 डेसिमल तक की ध्वनि मानवीय स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है। ठीक है, किसके द्वारा, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का कारण है। बताइए, तो ध्वनि प्रदूषण के कारण भूकंप भी है। ठीक है, तेज वर्षा भी है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इधर, और बिजली की कड़कड़ाहट। ठीक है, तो ये तीनों ध्वनि प्रदूषण के कारण है, तो इसका भी आंसर ए, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्न में से कौन भूमि प्रदूषण के कारण है। बताइए, भूमि प्रदूषण के कारण, भूमि प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण भी है। ठीक है, जब प्रदूषित जल अगर गिरेगा, जैसे अम्ल वर्षा हो गया, जमीन में गिरेगा, तो जो जमीन की जो मिट्टी है वो तो अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, और अम्लीय मिट्टी में अगर जल आएगा तो वो भी रासायनिक रूप से दूषित हो जाएगा, तो जल प्रदूषण। वनों की कटाई होगी तो अपवर्तन होगा। ठीक है, तो उसके कारण भी भूमि प्रदूषण हो सकता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि होगा तो शहरीकरण बढ़ेगा, संसाधनों का दोहन बढ़ेगा। ठीक है, कल कारखाने बढ़ेंगे तो उससे भी भूमि प्रदूषण होगा। तो ये भूमि प्रदूषण के तीनों कारण है, जल प्रदूषण, वनों की कटाई और जनसंख्या की वृद्धि। ठीक है, सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भूमि प्रदूषण के कारण है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम किसने जैव विविधता शब्द का
प्रयोग किया था। तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? WC रोसेन ने। ठीक है, याद रखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए लिखा हुआ है कि पिछले 300 वर्षों में वैश्विक तापमान में 10 डिग्री की वृद्धि हुई है। कितने डिग्री की वृद्धि हुई है? तो 0.6 डिग्री की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बताइए, पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो A.G. टॉन्सले ने किया था। ठीक है, A.G. टॉन्सले किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ ना कि अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो 22 मई को। ठीक है, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ठीक है, इसको आप याद रखिए, 22 करके है। ठीक है, 22 मई को कौन? जैव विविधता, 22 मार्च को कौन? जल दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ठीक है, ये तीनों को याद रखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस पौधों में ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन जैसी घातक विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता होती है? तो ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैथेरेसस रेसियस। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस सूक्ष्म जीवों में औद्योगिक अवशिष्ट से विभिन्न प्रकार की भारी धातु को हटाने की क्षमता होती है? तो बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों। कौन? सुडोडोमास और ऑर्थोबैक्टर्स। ठीक है, सुडोडोमास और ऑर्थोबैक्टर दोनों हो जाएंगे आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। याद रखिएगा, जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और जैव विविधता दिवस 22 मार्च को। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या है? राइजोपस एराइस नामक कवक में किस घातक तत्व को हटाने की क्षमता होती है? तो बताइए, तो कौन से घातक तत्व? तो यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन जैव विविधता संपन्न क्षेत्र झारखंड में स्थित है? तो मैंने आपको बताया है कौन कौन से, तो पिठोरिया घाटी, सारंडा का जंगल और नेत्रहाट की पहाड़ी, ये तीनों है ना जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। ठीक है, झारखंड में, इसको आप याद रखिएगा। A, B और C इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए पिठोरिया घाटी कहाँ है? तो आप जानते हैं पिठोरिया घाटी रांची में है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस फूल को देवघर कांवरिया पथ में लगाया जा रहा है? ठीक है, मैंने आपको बताया था कौन सा जो फूल है वो है शिवलिंगम फूल। ठीक है, ये बहुत सुगंधित फूल होता है। ठीक है, तो इसको लगाया जा रहा है कहाँ? तो देवघरिया, मतलब देवघर की में कांवरिया पथ पर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पेड़ की छाल से अगरबत्ती बनाने में प्रयोग की जाती है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि कौन सा ऐसा पेड़ है जिसकी छाल से अगरबत्ती बनाया जाता है, तो वो है मेद का पेड़। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस पौधे का उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है? तो ठीक है, तो रस्सी बनाने में शीतल, ठीक है, शीतल पौधे का प्रयोग रस्सी बनाने में किया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अब चलिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा कि विश्व में गिद्ध की 9 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, IUCN की सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है? तो मैंने आपको बताया था कितनी, तो 3 जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रकार का गिद्ध झारखंड में पाया जाता है? ठीक है, तो झारखंड में 3 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन है? जिप्स बेगलिसिस, ठीक है, जिप्स इंडिकस और इजिप्शियन। ठीक है, ये जो तीनों प्रकार के जिप्स हैं वो पाए जाते हैं कहाँ? झारखंड में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जिम्स बेगलिसिस एवं जिम्स इंडिकस सिर्फ डैश जिले में पाए जाते हैं। तो किस जिले में पाए जाते हैं? तो हजारीबाग जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कहाँ? तो हजारीबाग जिले में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो है कहाँ? तो पिंजौर में। याद रखिए कहाँ है? पिंजौर में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के अंतर्गत गिद्ध को संरक्षण प्राप्त है? बताइए, तो वो है सूची नंबर 1। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कन्हारी हिल कहाँ है भाई? कन्हारी हिल कहाँ है? तो हजारीबाग में कन्हारी हिल है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मालूम है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड टूरिज्म नीति 2015 के तहत निम्न में से किस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है? तो ठीक है, तो ये जो फॉसिल पार्क हो गया, पारसनाथ हो गया, उत्तरकोट पर्वत हो गया, ये तीनों को विकसित किया जाता है किसके लिए? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए ना, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क के अंतर्गत राज्य के किन जिलों को सम्मिलित किया गया है? तो इसको आप याद रखिएगा, पूर्वी सीबी और रांची को सम्मिलित किया गया। ठीक है, अब देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो इसको भी आप
पूर्वी शिव क्या बोलते हैं, पूर्वी सिंहभूम और रांची को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण क्या है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात कितना होता है? तो केंद्र का कितना होता है, केंद्र का 60 और राज्य का 40। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ होने के कारण वर्षा का जल कितना प्रतिशत जल प्रवाहित हो जाता है? ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो पठारी क्षेत्र है और उबड़ खाबड़ जो आकृति है उसके कारण जो वर्षा का जल है वो 70% जो जल होता है वो बिना मतलब का जैसे बह होकर नाले वाले के जरिए समुद्र में बह जाता है। ठीक है, नदी नाले में चला जाता है। ठीक है, तो हम बस कितना, तो हम बस 30% का ही उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको आप याद रखिएगा कितना, तो 70% जो जल है वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य में मात्र कितनी प्रतिशत भूमि सिंचित भूमि है? ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा इसमें थोड़ा सा डाटा मिसिंग है, तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ 38 लाख हेक्टेयर भूमि है। ठीक है, आपको मालूम है, इसमें से 22 लाख हेक्टेयर भूमि पे क्या होता है, कृषि होता है। ठीक है, इसमें भी जो 22 लाख में 11.43 लाख जो है वो सिंचित भूमि है। ठीक है, सिंचित, ठीक है, तो सिंचित भूमि है कितनी है, तो 11.43। ठीक है, तो आप किसको टिक कर सकते हैं, तो 12 को आप आराम से टिक कर सकते हैं। राज्य में कितनी प्रतिशत भूमि सिंचित है, तो 11.43, तो मतलब 12%। ठीक है, अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं। ठीक, अब चलिए, देश में वह प्रथम राज्य कौन सा है जहां इग्नू के सहयोग से जल छाजन विषय पर पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है? ठीक है, तो हमारे यहाँ है झारखंड ही वो एक ऐसा राज्य है जहां इग्नू के जरिए जल छाजन विषय पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ डिप्लोमा कराया जाता है। ठीक है, जल छाजन में। ठीक, चलिए उसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसके सहयोग से राज्य में निरांचल, ठीक है, निरांचल राष्ट्रीय जल छाजन संचालन हो रहा है? ठीक है, तो किसके सहयोग से हो रहा है, तो ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हो रहा है। इसको आप याद रखिएगा। तो जो निरांचल राष्ट्रीय जल छाजन योजना है वो किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निरांचल राष्ट्रीय जल छाजन योजना में राज्य एवं विश्व बैंक का व्यय अनुपात कितना है? तो मैं बता दूं, इसका भी व्यय अनुपात सेम ही है। 60 हो गया आपका वर्ल्ड बैंक का और 40 हो गया कितना इसका, राज्य का। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से राज्य में बागवानी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माइक्रो टिप मतलब टपक सिंचाई योजना आरंभ हुई है? बताइए, तो वो है जापान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसके द्वारा टपक सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है, तो जापान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना मतलब काम्बा प्राधिकरण का गठन कब हुआ? बताइए मेरे दोस्त, कब हुआ है काम्बा का गठन? ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क रह गया। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आराम से टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो ठीक है, वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए क्या है वन बंधु योजना। ठीक है, वन बंधु योजना कब स्टार्ट किया गया था जी, बताइए? तो वन बंधु योजना 2015 और 16 में स्टार्ट किया गया था। तो आप आराम से 2016 को टिक कर सकते हैं। ठीक है, कब स्टार्ट किया गया था? तो 2015-16, तो आप 15 यहाँ 15 तो है नहीं, 16 को आप टिक कर सकते हैं। ठीक, निम्न में से किस राज्य का चयन वन बंधु योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया गया? बताइए, नहीं किया गया किसका? तो मैं बता दूं आपको, चलिए ऑप्शन में हम देखते हैं कि कौन सा है। ठीक है, तो झारखंड का चयन, ठीक है, झारखंड का चयन हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र का भी चयन हुआ है, आंध्र प्रदेश का भी चयन हुआ, मगर बिहार का चयन नहीं हुआ। ठीक है, इसको आप याद रखिए, बिहार का चयन नहीं हुआ। ठीक है, भारत सरकार ने राज्य के किस जिले का चयन वन बंधु योजना के तहत किया है? ठीक है, तो पाकुड़ हो गया, पाकुड़ का चयन किया गया है। और पाकुड़ में एक प्रखंड है। ठीक है, पाकुड़ में प्रखंड है जो लिट्टीपाड़ा प्रखंड। ठीक है, लिट्टीपाड़ा प्रखंड को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, लिट्टीपाड़ा प्रखंड। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रांची नगर निगम में आगामी 25 वर्षों के लिए सफाई व्यवस्था किस निजी कंपनी को दी गई है? बताइए, तो वो कौन सी कंपनी है जी? तो एक्सेस इंफ्रा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए, एक्सेस इंफ्रा को दिया गया 25 साल के लिए सफाई व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी द्वारा रांची से निकलने वाले कचरे पर आधारित बिजली उत्पादन प्लांट लगाया जाएगा? तो कौन सी कंपनी है भाई? तो वो है हिताची। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो दिखा है तो आप आराम से इस सबको टिक कर पा रहे होंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सी जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्या है? ठीक है, जलवायु परिवर्तन से ग्लोबल वार्मिंग भी पड़ता है, ओजोन का क्षय भी होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, तो ए और बी सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ? तो बताइए किस देश में संपन्न हुआ मेरे दोस्त? ठीक है, सही आप बोल रहे हैं, कहाँ? तो ब्राज़ील में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल संधि कब हुई थी? तो ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल संधि कब हुई थी? तो 1997 में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, कब? 1997 में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल संधि विश्व में कब लागू की गई थी? तो लागू कब की गई थी? तो 2003 में। ठीक है, संधि कब हुई थी? 2097 में, और लागू 2003 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानकुन जलवायु परिवर्तन समझौता कब संपन्न हुआ? बताइए, कब संपन्न हुआ था ये? बताइए। तो ये संपन्न हुआ था 2010 में। ठीक है, इसको आप लगा सकते हैं। ठीक, कहाँ? तो 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने देश के लिए कब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया था? बताइए, कब लॉन्च किया गया था? तो ये 2008 में लॉन्च किया गया था। इसको आप याद रखिएगा, कब? तो 2008 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन का अंग नहीं है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये क्या है? नेशनल सोलर मिशन, जी हाँ, अंग है। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये भी अंग है। ठीक है, नेशनल वाटर मिशन, हाँ, ये भी अंग है। ये जो नेशनल न्यूक्लियर मिशन है, ये उसमें नहीं है। ठीक है, इसको आप याद रखिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से राज्य में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया था? किसकी सहायता से? तो यूएनडीपी की सहायता से। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। लिखा हुआ है कि सन डैश तक सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब? तो 2030 तक सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें 17 लक्ष्य हैं। ठीक है, और ये लक्ष्य को कब निर्धारित किया गया था? तो 2015 में। ठीक है, 2015 में निर्धारित किया गया था 17 लक्ष्य, और उसकी पूर्ति कब करनी थी? तो 2030 तक। ठीक है, और इस लक्ष्य में जैसे कि भुखमरी हो गया, गरीबी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, लैंगिक समानताएं हो गया, महिला सशक्तिकरण, ठीक है, पेयजल, यही सब है, ये सब लक्ष्य है। और ये सब लक्ष्य की पूर्ति के लिए 2030 तक लिमिट सेट किया गया। ठीक है, ठीक है, और ये कब लागू किया गया था? तो 2015 से। ठीक है, 2015 से लेकर 2030 तक 15 वर्षों में इन सारे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध किया गया है सबको। देखिए पूर्ति हो पाता है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए कहा गया कि किस वैश्विक संस्था ने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो किसने निर्धारित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 तक। ठीक है, 17 लक्ष्य हैं इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए जलवायु पर झारखंड एक्शन प्लान कब लागू किया गया? बताइए, झारखंड एक्शन प्लान कब लागू किया गया? बताइए मेरे दोस्त। तो झारखंड एक्शन प्लान 2014 में लागू किया गया। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, कब? तो 2014 में लागू किया गया। ठीक है, अब देखिए वो उसका आंसर नीचे ही लिखा है, राज्य एक्शन प्लान 2014। ठीक है, तो इसको भी देखिए आप आराम से टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य एक्शन प्लान 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो वो कौन है? तो सरायकेला खरसावां सबसे संवेदनशील जिला। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड में कुल कृषि क्षेत्र 10 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, कृषि क्षेत्र तो 22 लाख। ठीक है, 22 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, जो 38 लाख हेक्टेयर जो भूमि था उसमें 22 लाख हेक्टेयर भूमि में कृषि होता है। ठीक है, ठीक, इसको भी आप याद रखिएगा। अब इसके नीचे लिखा हुआ है कि भारत को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो कितने? तो 15 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और वहीं हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड को कितने जलवायु क्षेत्रों में कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो जो इसको तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि झारखंड में कितने जलवायु प्रदेश हैं? तो 3 है। चलिए मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, मेरा डायग्राम थोड़ा लूज़ है, थोड़ा मतलब ख़राब है, थोड़ा देखिएगा। ठीक है, ये जो आपका जो क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये 44% क्षेत्र, ठीक है, 44% क्षेत्र हो गया। ये आता है मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठारी उप जलवायु कृषि प्रदेश। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, क्या है ये? तो ये है मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठारी कृषि उप जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसमें कितने हिस्से आते हैं? तो 44% हिस्सा आता है। झारखंड का 44% हिस्सा इसी की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा सिरा, देखिए दूसरा सिरा हो जाता है ये। ठीक है, दूसरा सिरा ये इस क्षेत्र में बांटा है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इस क्षेत्र को कहते हैं कि पश्चिमी पठारी कृषि उप जलवायु क्षेत्र। ठीक है, इसको अभी याद रखिएगा। कितना प्रतिशत है जी? तो ये है 36%। ठीक है, कितना प्रतिशत ये एरिया कवर करता है? तो 36%, पूरी झारखंड का 36% एरिया कवर करता है। अब बच गया ये नीचे का भाग। ठीक है, अब ये बच गया नीचे का भाग, तो नीचे का भाग को हम बोलते हैं दक्षिण पूर्वी कृषि उप जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? तो दक्षिण पूर्वी कृषि उप जलवायु प्रदेश। इसमें कितना प्रतिशत आ जाता है? तो 17%। ठीक है, याद रखिएगा, 44, 36 और 17। ठीक है, मैं आपको आराम से बता दूँ, आप समझ ही चुके होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत योगदान है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत है? तो 23.50। ठीक है, 23.50 है। तो 23.50 की अपेक्षा हम किसको कौन अप्रोक्सीमेट मार सकते हैं? तो 20 को अप्रोक्सीमेट हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे 23.50। ठीक है, इसको आप याद रखिए, 23%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, झारखंड की, ठीक है, 10% भूमि पर एक फसलीय कृषि होती है। तो कितने प्रतिशत बताइए? तो 40% जो भूमि है उस पर एक फसलीय कृषि होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क
CCKNIA 2013 किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र तीनों राज्यों में शुरू किया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि CCKNIA 2013 के तहत राज्य के किस जिले का चयन हुआ है? तो बताइए। तो मैं आपको ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, रांची और पूर्वी सिंहभूम, मतलब दोनों, इसका आंसर हो जाएगा दोनों जिलों का चयन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2001 में, ठीक है। आप आराम से लगा रहे होंगे, ठीक है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आप जानते हैं कहाँ है, रांची में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी, ठीक है, का गठन कब हुआ था? बताइए। तो ये कब हुआ था? ये भी 2001 में हुआ था, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए फिर से प्रदूषण बोर्ड आ गया, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 2001 में, आराम से टिक कर सकते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो ये 2009 में गठन हुआ था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो CM होते हैं, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो बताइए कब लागू किया? तो 1986 में लागू किया गया, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। इसको भी आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया? तो 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था और 2009 में गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो ये कब हुआ? तो 2009 में। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो CM, ठीक है, मुख्यमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछ लिया कि झारखंड राज्य में गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री, ठीक है। इसको भी आप याद रखिए, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है, ठीक है, बहुत ईजी। अब देखिए झारखंड में ऊर्जा नीति कब लागू हुआ? बताइए ऊर्जा नीति कब लागू की गई है? तो ये है 2012 में। और जल नीति बताइए मेरे दोस्त, जल नीति 2011 में, ठीक है। सोलर नीति तो 2015 में, ठीक है। क्रय नीति तो 2014 में, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्या था क्वेश्चन? झारखंड में औसत वर्षा कितने मिलीमीटर होती है? ठीक है। तो इसका आंसर आप देंगे, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं देने वाला हूँ, ठीक है, मैंने आपको बताया। आप आराम से इसका आंसर क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में भूगर्भ जल का भंडार कितना मिलियन क्यूबिक मीटर है? ठीक है। तो 500 मिलियन क्यूबिक मीटर है, ये भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। उसको आप आराम से टिक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है राज्य में सिंचाई हेतु कितने प्रतिशत भूमिगत जल का प्रयोग सिंचाई में होता है? ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा इसमें डाटा देता हूँ, ठीक है, अब याद रखिएगा। 38 देखिए ना, ये 38 लाख हेक्टेयर हमारे पास भूमि है कृषि योग्य, जिसमें से हम कितना 22 लाख हेक्टेयर भूमि पे कृषि करते हैं, ठीक है। 22 लाख हेक्टेयर में 11.4 लाख प्रतिशत में सिंचाई की सुविधा है, ठीक है। और इसमें जो कितना हो जाता है, हाँ लाख हेक्टेयर हो गया ना, ठीक है। अब इतना देखिए ना। अब इसमें आप देखिए, इसमें हम क्या कहते हैं सतही, ठीक है, सतही जल से सिंचाई होता है और एक होता है भूमिगत जल से, ठीक है। तो भूमिगत जल से 41.7% सिंचाई होता है, ठीक है। और सतही जल से कितना होता है तो 58.3%, ठीक है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है तो भूमिगत जल, तो भूमिगत जल से कितना, तो याद रखिएगा 41.7%, यहाँ पे आंसर नहीं है, आप 41.7% आप आंसर लगा लीजिए, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ सतही जल से कितना तो 58.3%, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको पूरा डाटा दे दिया, अब आराम से टिक कर सकते हैं, ठीक। अब क्या लिखा हुआ है कि झारखंड ऊर्जा नीति 2012 के अनुसार अगले 1 वर्षों में कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत उत्पादन गैर परंपरागत स्रोतों से करना अनिवार्य है, ठीक है। इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। हमने कितने क्वेश्चन दिए हैं, हम अपने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों के क्वेश्चन आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। चलिए तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। अगर आप भी हमारे से जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, जब इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे जो स्टडी टेबल चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, तो आप हमारे 7992301884 पे SMS कर सकते हैं।